अब मैं ऐसे सवाल लेने जा रहा हूं जिसमें कर्व स्केचिंग का इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं आपको कर्व स्केच करना सिखाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम लोग कर्व स्केचिंग उस समय नहीं पढ़े थे, क्योंकि कर्व स्केचिंग जो करने की जरूरत पड़ती है या कर्व स्केचिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो एरिया अंडर द कर्व में है। तो आज मैं आपको कर्व स्केचिंग भी करना सिखाऊंगा और कर्व स्केच करके कैसे एरिया निकालना है वह भी सिखाऊंगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिना कर्व स्केचिंग के नहीं हो सकता। ये बिना कर्व स्केचिंग के इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर जो कर्व गिवन है वो बहुत ही बर्बाद है। ई एक्स एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। तो मैं दोनों कर्वों को आपको स्केच करके बताऊंगा। ना सिर्फ मैं कर्व स्केच बताऊंगा बल्कि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप ब्रह्मांड का कोई भी कर्व स्केच कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप ब्रह्मांड का कोई भी कर्व स्केच कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि ब्रह्मांड का कोई भी कर्व स्केच कर सकते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसी से शुरुआत करते हैं। y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स, ये लीजिए, इसका कर्व स्केच करना है। मैं आपको इन दोनों कर्वों को पूरे मेथड से स्केच करके बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ध्यान से सुने। सिर्फ मेथड इतना सेट है, मेथड इतना जबरदस्त है कि कोई भी ब्रह्मांड का कर्व इस मेथड से स्केच हो सकता है। सबसे पहले स्टेप वन कहता है राइट डाउन डोमेन इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ईच बाउंड्री। अब ये डोमेन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? कोई खास बात नहीं है। डोमेन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि मान लीजिए आपकी डोमेन आ जाती है सारे रियल नंबर सिवाय 2 के, तो आप ऐसे मत लिखिए, इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखिए कि -∞ से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। पूरे डोमेन को पूरा फैलाकर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए और हर बाउंड्री पर वैल्यू निकालिए। मेथड सेट है, दिमाग मत लगाइए। सबसे पहले 4 स्टेप का प्रोसेस है। यूं बनेगा कर्व, यूं। राइट डोमेन इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ईच बाउंड्री। अब यहां पर 4 बाउंड्री आई, -∞, 2 और इधर इन्फिनिटी। हर बाउंड्री पर वैल्यू निकालेंगे। चलिए, इसकी अगर मैं डोमेन लिखना चाहूं तो इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि एल एन एक्स 0 से बड़े पर पूरा डिफाइन है। और हर बाउंड्री पर आप वैल्यू निकालेंगे। हर बाउंड्री इन्फिनिटी पर वैल्यू निकालना इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि एल एन इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? इन्फिनिटी। 0 पर वैल्यू निकालने के लिए आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 0 जाएगा लेकिन एल एन 0 इन्फिनिटी जाएगा। तो आइए लिमिट इधर देख लेते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे लिमिट वाली बात को। इधर देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ई एक्स एल एन एक्स। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ई एल एन एक्स होल अपॉन 1/x। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। लॉपिटल बाबा का सहारा लें, लॉपिटल बाबा का नाम लें, बाबा बहुत दयालु हैं। x अप्रोचेस 0, ये बन जाएगा e/x अपॉन -1/x²। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा -ex 0। तो 0 पर लिमिट कितनी आ गई? 0। ध्यान देना है, अगर बाउंड्री पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, अगर बाउंड्री पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर अपन ने वैल्यू निकाल ली, लिमिट निकाल ली 0। पहला स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप का मेथड बिल्कुल सेट है। प्लीज ध्यान से बोर्ड पर देखें। डोमेन को पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, पूरा फैला के लिखें, और जितनी बाउंड्रियां दिख रही हैं हर बाउंड्री पर वैल्यू निकालें। जितनी बाउंड्रियां दिख रही हैं हर बाउंड्री पर वैल्यू निकालें। सुनो ध्यान से। स्टेप 2, गेट इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? जब वाई 0 होगा। कोई भी कर्व वाई एक्सिस को कहां काटेगा? जब एक्स 0 होगा। यहां पर एक्स तो 0 हो ही नहीं सकता, तो हम बोलेंगे नेवर कट्स वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस को कट करेगा 1,0 पर। कट्स एक्स एक्सिस एट 1,0। ये लीजिए, ये निकल के आ गया।
अब यहां पर तीसरी जो स्टेप 3 है, फाइंड एसिम्पटोट। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये एसिम्पटोट क्या चीज हो गई? मैं अब आपको एसिम्पटोट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। एसिम्पटोट में दो ही प्रकार के एसिम्पटोट होंगे, इधर ध्यान देंगे। एसिम्पटोट्स में दो ही प्रकार की एसिम्पटोट होती हैं। एक होती है वर्टिकल एसिम्पटोट और एक होती है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काम बन जाएगा, रियल में दिमाग मत लगाइए। वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे मिलती है? कुछ नहीं, इफ एट x इक्वल टू a y is infinity, if at x equal to a y becomes infinity, then x equal to a is vertical asymptote. Generally occurs where denominator equals 0. अगर x की किसी वैल्यू पर y इनफाइनाइट हो जाए तो x इक्वल टू ए वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। आमतौर पर ये कहां आती है? जहां डिनोमिनेटर 0 जाता है। यहां कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो नोवा नोवा मतलब नो वर्टिकल एसिम्पटोट। इसकी कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आएगी, इसकी कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आएगी। बिल्कुल ध्यान देना, वर्टिकल एसिम्पटोट आमतौर पर वहीं पर मिलती है जहां डिनोमिनेटर 0 जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, जब डिनोमिनेटर 0 जाएगा तो y इंफिनिटी हो जाएगा। आप लोग तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट की प्राप्ति आमतौर पर उसी एक्सप्रेशन में होगी जिस एक्सप्रेशन में कोई डिनोमिनेटर हो और वह डिनोमिनेटर 0 जा सकता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो क्लियरली मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 2 इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी, क्योंकि अगर x को 2 रख देंगे तो y इंफिनिटी हो जाएगा। अगर x की किसी फाइनाइट वैल्यू पर y इनफाइनाइट हो जाए तो वो बनती है उसकी वर्टिकल एसिम्पटोट। अब कॉमन सेंस की बात है कि x की फाइनाइट वैल्यू पर y इनफाइनाइट हो रहा है, ये जनरली डिनोमिनेटर में ही होता है और कहीं नहीं होता है। ये आ गया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखना बहुत ज्यादा आसान है। इफ एज x अप्रोचेज इंफिनिटी y कम्स आउट टू बी प्लस माइनस, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी, y comes out to be finite, say a, then y equal to a is horizontal asymptote। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देखना बहुत ज्यादा आसान है। x के प्लस या माइनस इंफिनिटी जाने पर अगर y की फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो y इक्वल टू a हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। सिंपल, दिमाग प्लीज मत लगाइए। वर्टिकल एसिम्पटोट वहां मिलती है जहां डिनोमिनेटर 0 जाता है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तब मिलती है जब x के इंफिनिटी जाने पर y फाइनाइट हो जाए। अगर x के इंफिनिटी जाने पर y की वैल्यू 2 आ जाए, x के इंफिनिटी जाने पर y की वैल्यू 3 आ जाए, तो y इक्वल टू वो फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो यहां पर इसकी कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी नहीं आ पाती, क्योंकि अगर x इंफिनिटी आता है तो y भी इंफिनिटी आता है। नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ना तो इसकी कोई वर्टिकल एसिम्पटोट है, शुरुआत में सस्ता कर्व लिया है, एसिम्पटोट केवल दो ही आपको देखनी है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एंड वर्टिकल एसिम्पटोट, और कोई एसिम्पटोट नहीं देखनी है। जगह खत्म हो गई, कॉपी करें तो आगे बढ़ूं, कॉपी करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप का प्रोसेस है, बस 4 स्टेप और ग्राफ बनेगा। अभी तो शुरुआत अपन देखिए, एक से एक बर्बाद ग्राफ बनाएंगे। चलिए, स्टेप 1 में डोमेन लिखना है, डोमेन की हर बाउंड्री पर वैल्यू निकालनी है। स्टेप 2 में x एक्सिस y एक्सिस को कहां काटता है ये पता लगाना है। स्टेप 3 में एसिम्पटोट पता लगानी है। इस केस में चूंकि बहुत ही बड़ा लल्लू कर्व है, ना इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना वर्टिकल। आइए बात करते हैं स्टेप 4 की। यहीं पर स्टेप 4 बता देता हूं। आखिरी स्टेप, स्टेप 4 सिंपल सा है, पुट dy by dx इक्वल टू 0 एंड गेट x and y coordinate of all points where dy by dx is 0। डेरिवेटिव को 0 रख के x और y कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो यहां पर जो फंक्शन हमको दिया गया था
यहां पर फंक्शन था ई एक्स एल एन एक्स। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स ई एल एन एक्स प्लस ई आ जाएगा निकल के, तो ई इंटू एल एन एक्स प्लस 1 निकल के आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ओनली एट, कहां पर ओनली एट x इक्वल टू 1 बाई ई, और x की वैल्यू 1 बाई ई है तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्लियरली। डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर रहे हैं तो एल एन एक्स प्लस 1 0 आ जा रहा है। x की वैल्यू अगर 1 बाई ई रख देंगे तो एल एन एक्स 1 बाई माइनस 1 आ जाएगा। बस आखिरी। नाउ अब देखिए ये 4 स्टेप आने के बाद बहुत सिंपल सा करना है। नाउ ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर ड्रॉ एसिम्पटोट, मार्क बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन के बाउंड्री पॉइंट मार्क करें, मार्क इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एंड वाई एक्सिस, mark points where y dash is 0, join all points with a smooth curve। खत्म। अब क्या करना है सुनिए, आइए कर्व बनाते हैं। मेथड बिल्कुल सेट है, करना कुछ भी नहीं है, इसी ऑर्डर में करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, बना लिए भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद एसिम्पटोट बनाइए, एसिम्पटोट नहीं है बाउंड्री पॉइंट मार्क कीजिए। याद करो इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही थी और 0 पर वैल्यू 0 आ रही थी, लेकिन 0 डोमेन में नहीं था तो 0 पर एक ओपन सर्किल बना देंगे। 0 पर ये ओपन सर्किल ये इंडिकेट करता है कि 0 पर वैल्यू 0 है, तो एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। उसके बाद बाउंड्री पॉइंट ऑफ डोमेन मार्क कर लिया। अब बोलता है मार्क इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क कर ले। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट 1,0 है, जहां पर डेरिवेटिव 0 गया उसको मार्क कर लें। डेरिवेटिव 0 जा रहा है 1 बाई ई पर, और 1 बाई ई पर जो उसकी वैल्यू निकल के आ रही है वो -1 निकल के आ रही है। ये सारे पॉइंट मार्क कर लिए। बस उसके बाद ज्वाइन ऑल पॉइंट। बस अब सारे पॉइंट को स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दें। आइए येलो कलर का इस्तेमाल करें, यहां से शुरू होगा, बन गया कर्व, बस खत्म। इस कर्व के अंदर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना सटीक, इतना जबरदस्त मेथड है कि मतलब फेल ही नहीं होता। असंभव है कि आप ये तरीका लगाएं और कर्व ना प्राप्त हो। बस ऑर्डर ये रखिएगा, क्योंकि उस ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, वो तो बनानी पड़ेगी। ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद आप एसिम्पटोट बना दीजिए। एसिम्पटोट बनाने के बाद बाउंड्री पॉइंट ऑफ डोमेन मार्क करिए। यहां पर बाउंड्री पॉइंट 2 ही आए थे, 0,0 इन्फिनिटी, लेकिन 0 डोमेन में नहीं था, 0 पर ओपन इंटरवल था, तो 0 पर हमने सर्किल बना दिया। यानी 0 के बहुत करीब में वैल्यू 0 होगी, लेकिन 0 खुद शामिल नहीं होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स और वाई एक्सिस मार्क कीजिए। यहां पर एक्स और वाई एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो पॉइंट मार्क कीजिए जहां डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव 0 वाले पॉइंट मार्क कर लिए। बस अब जो पॉइंट आए हैं ना, उनको आपस में स्मूथ कर्व से जोड़ दीजिए। ये बन गया पहला कर्व। ये हमने कर्व बना लिया है, ये हमने कर्व बना लिया है y इक्वल टू एक्स नहीं ई एक्स एल एन एक्स का। कॉपी करिए तो दूसरे बोर्ड पर दूसरा कर्व बनाए, आगे बढ़े। कॉपी करिए। 2-3 सवालों के जवाब मैं समझाता हूं। देखो कर्व एक्स एक्सिस को कहां काटेगा? कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को वहां पर काटेगा जहां y कोऑर्डिनेट को 0 होगा, तो y को 0 रख दीजिए, x कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। कोई भी कर्व y एक्सिस को कहां काटेगा? कर्व y एक्सिस को वहां पर काटेगा जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिंपल बात है। कर्व y एक्सिस को वहां काटेगा जहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक बात और, जैसे हम बोलते हैं
कर्व एसिम्प्टोट को काट सकता है। देखो ये इन्फिनिटी पर वैल्यू 0 जा रही है, तो एसिम्प्टोटिक है लेकिन कहां, इन्फिनिटी पर। तो यानी इन्फिनिटी के आसपास कर्व नहीं काटेगा, उसके पहले कर्व इस एसिम्प्टोट को काट सकता है। पूरी लाइन एसिम्प्टोट नहीं होती, लाइन किसी इंटरवल में एसिम्प्टोट होती है। तो यहां एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि लाइन और कर्व के बीच की डिस्टेंस 0 को टेंड करना। तो जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस इसकी एसिम्प्टोट है, कब, जब एक्स इन्फिनिटी पहुंचेगा तब। उसके पहले ये लाइन इसकी एसिम्प्टोट नहीं है, उसके पहले ये लाइन को काट सकता है, उसके पहले लाइन को काट सकता है। ये कर्व बनाने का मेथड बिल्कुल सेट है। कर्व बनाने का मेथड बहुत इजी है। डोमेन निकाल के हर बाउंड्री पर वैल्यू निकालें, सिंपल। एक्स और वाई एक्सिस को कहां काट रही है वो पता लगा लें, एसिम्प्टोट कहां आ रही है वो पता लगा लें, डेरिवेटिव जहां 0 जा रहा है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें, बस। और उसके बाद जिस स्टेप में मैंने बताया उसी स्टेप में मार्क करें। उस स्टेप मार्किंग में भी एक प्रपंच है एक्चुअली, उसमें मार्क करेंगे, स्मूथ कर्व से जोड़ दें, कर्व बन गया। चलो अब आइए दोनों कर्वों को एक ही एक्सिस पर बनाएं और एरिया निकालें। तो हमारा जो पहला कर्व हमको गिवन था, वो गिवन था, जो पहला कर्व हमको गिवन था वो गिवन था, हाँ पहला कर्व गिवन था y इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स, और दूसरा कर्व जो हमको गिवन था y इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। पहला वाला जो कर्व निकल के आया था वो ऐसा निकल के आया था, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बना रहा हूं। यहां पर ये पॉइंट आया था 1/e, ये 1, और यहां पर यह आया था -1। दूसरा कर्व जो निकल के आया था वो ऐसा निकल के आया था, ये पॉइंट 1,0, ये हाईएस्ट पॉइंट E, और E पर वैल्यू 1/e²। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाया है। आइए अब दोनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करना। ये पहला वाला कर्व प्लॉट कर देते हैं, तो 0 तो इसमें शामिल है नहीं, ये ऐसे जाएगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आती है वो 1/e पर निकल के आएगी, और 1/e पर जो वैल्यू निकल के आती है वो -1 निकल के आती है, और ये 1,0 से पास करता है। ये पहला कर्व मैंने व्हाइट से बनाया, दूसरा कर्व मैं येलो से बना दूंगा। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके। y इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन ई एक्स। क्लियरली एक तो एल एन एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/e²। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो 1 आ गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट 1/e आ गया। 1 पर दोनों का ही y कोऑर्डिनेट 0 है, और 1/e पर दोनों का ही y कोऑर्डिनेट -1 है। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए, एक तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आया और एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आया। अब आइए येलो कलर से दूसरा कर्व बना रहा हूं, थोड़ा ऐसा, यहां से यूं आएगा ये कर्व ऐसे, ये इसका ई पर आ जाएगा। ये आ गया दूसरा कर्व। दोनों कर्व मैंने एक ही पेपर पर बना दिए हैं। ये आ गया एरिया बाउंडेड, ये एरिया बाउंडेड। तो क्लियरली अब आप एरिया लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, एक्स कोऑर्डिनेट 1/e से 1 तक जा रहा है। ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व कौन है, ln x अपॉन ई एक्स, माइनस नीचे वाला कर्व ई एक्स। ये लीजिए, अब जाके पूरा क्वेश्चन ओवर होता है। दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से और सवाल लगाते हैं ताकि बातों को समझ पाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2i माइनस एक्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2i माइनस एक्स एंड y एक्सिस। अब आपने पैराबोला पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है। ये पैराबोला है और y एक्सिस के साथ, तो इसका कर्व हम थोड़ा दिमाग लगा के बना देंगे। दिमाग लगा के बना दीजिए। अगर y को 0 रख दें तो x 0 आता है, तो 0,0 से कर्व पास होगा। अच्छा, x को 0 रख दें तो y की वैल्यू एक 2 भी आती है, तो x 0 रखने पर
0,2 से पास होगा। और यहां पर इसको ध्यान से देखें तो x 2y माइनस वाई स्क्वायर आता है बेसिकली। तो इसका मुंह इस ओर खुलेगा तो एक कर्व ऐसा निकल के आएगा। इस बार जो एरिया निकालना है वो कर्व और वाई एक्सिस के बीच में निकालना है। तो अब की बार हम इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। वैसे भी अगर आप देखें तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन है भी नहीं। एक एक्स पर दो वाई मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो आइए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेशन एरिया डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा 0 से 2 तक। वाई कोऑर्डिनेट 0 से 2 वेरी कर रहा है। एक्स को वाई के टर्म में रख दें 2y माइनस वाई स्क्वायर dy। मिल गया एरिया। कॉपी कर लीजिए। एक और बेहतरीन सवाल आइए मन में करते हैं। मन में मतलब यहां पर आइए, यस, चलिए बात करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कुछ कर्व तो हम कॉमन सेंस ही बना सकते हैं। 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां पर √2 माइनस एक्स इंटू √2 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अरे गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। यस, आइए बात करते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 निकल के आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू √2x माइनस 1 इंटू √2x प्लस 1। तो आमतौर पर जो 4th डिग्री का कर्व होता है वो W जैसा बनता है। W। आइए x इक्वल टू 0 इसका डबल रूट है। एक रूट आएगा -1/√2। ओके, ऑडियो आ रहा है। मैं जरूर काला काला दिखूंगा क्योंकि स्टूडियो की लाइट बंद हो गई है, लेकिन काम की चीज आपको दिखेगी। अब सब बच्चे इधर देखेंगे। ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ऑडियो आ रहा है, ऑडियो क्लियर आ रहा है, ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं लो वॉइस आ रही है। लो वॉइस आ रही है क्या? ये ऑडियो बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, तो ऑडियो अगर क्लियर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए इस कर्व को अगर हम लोग बनाना चाहें तो कर्व बहुत आराम से बना सकते हैं। ये कर्व ऐसा बनेगा, W की तरह बनेगा। W ऐसा 4th डिग्री का कर्व हमेशा W ही बनता है। अब यहाँ पर यार लाइट बंद करके पढ़ाएं, ये भी एक मजेदार है। ये चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा 8x³ माइनस 2x। तो यहाँ से अपन 2x को कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो 4x² बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा तो 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1। यानी डेरिवेटिव 3 जगह 0 जाएगा। डेरिवेटिव कहाँ कहाँ 0 जाएगा? डेरिवेटिव एक तो 0 पर 0 जाएगा दिख रहा है, और उसके बाद डेरिवेटिव 0 जाएगा हाफ और -हाफ पर। तो ये पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव 0 जा रहा है ये x इक्वल टू -हाफ है, और ये पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव 0 जा रहा है ये x इक्वल टू हाफ है। तो x इक्वल टू -हाफ और हाफ पर डेरिवेटिव 0 जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव 0 जाएगा x इक्वल टू -हाफ और हाफ पे। आपने ये सही बात बता दी कि ऑडियो इससे सही आ रहा है, तो मजे ही आ गए फिर तो हमारे। तो ये डेरिवेटिव 0 जा रहा है -हाफ पे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस एंड द 2 ऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमा। तो अगर हम एरिया की बात करें तो ये एरिया निकालना है। कर्व और x एक्सिस के बीच में कहाँ से कहाँ? दोनों मिनिमाओं के बीच में ये एरिया निकालना है। दोनों मिनिमाओं के बीच में मिनिमा x इक्वल टू -हाफ पर एक तो निकल के आ रहा है, और दूसरा मिनिमा x इक्वल टू हाफ पर निकल के आ रहा है। 2 जगह मिनिमा निकल के आ रहा है। चलिए बात करते हैं मेरे बच्चों। चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो जो एरिया बाउंडेड निकल के आएगा वो आ जाएगा -हाफ से हाफ 2x की पावर 4 -x² dx। यहाँ पर मैं कर्व के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं कर्व के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। इस कर्व में देखिए
x की जगह -x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। x को अगर -x से रिप्लेस कर दो तो भी इक्वेशन सेम रहती है। यानी ऐसा कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यहां लिख लेते हैं इफ ऑन रिप्लेसिंग x by -x the equation remain same, then curve symmetric about y-axis। ध्यान देना, अगर x को -x से रिप्लेस करने पर इक्वेशन सेम रहे तो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। उसी प्रकार से आप एक बात और कह सकते हैं, इफ ऑन रिप्लेसिंग y by -y the equation does not change, then curve symmetric अबाउट x एक्सिस। तो कर्व जो होगा वो ऐसी स्थिति में x एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। कोई कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या कोई कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये आप बड़े आराम से यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा गिवन कर्व है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि x की जगह -x से रिप्लेस करने पर कहीं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्लीज कॉपी कर लीजिए, मामला बिल्कुल सेट है। आइए इस छोटे से क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व दिस। ये खतरनाक सा कर्व दे रखा है और क्वेश्चन बोलने वाला बोलता है अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व दिस x² + 2x - 4ky + 3 = 0 एट अ पॉइंट टू द एब्सिसा इज 3। तो इस कर्व को टेंजेंट खींची जाती है एट अ पॉइंट जिसकी एब्सिसा कितनी है, 3। दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ये टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर इस लाइन को। तो टेंजेंट की स्लोप भी दे दी गई है। ओके, यहां से हम आइए इंफॉर्मेशन को जुटा लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस लाइन की खुद की स्लोप हाफ है तो टेंजेंट की स्लोप -2 हो जाएगी। इस लाइन की स्लोप हाफ निकल के आ रही है तो टेंजेंट की स्लोप -2 हो जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो कर्व आपको गिवन है वो कर्व क्या गिवन है, x² + 2x - 4ky + 3 = 0। इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x + 2 - 4ky = 0। सो y' की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई बहुत बहादुर 2x, माइनस नहीं लगेगा तो y' की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2x + 2 / 4k। ये आ गई y' की वैल्यू। अब उसने बोला है कि y' एट x = 3, जहां पर एब्सिसा 3 है उसकी वैल्यू कितनी है, -2। ये देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट -2 दे रखी है, उस पॉइंट का जो एब्सिसा 3 है। तो आइए इस इंफॉर्मेशन का यूज करें, या 3 रख दीजिए तो 2 × 3 + 2 होल अपॉन 4k, ये -2 के बाद 3 दूनी 6 2 8 इज इक्वल टू -8k। तो k की वैल्यू -1 आ गई। जो पहली इंफॉर्मेशन है वो k की वैल्यू निकालने के लिए है। पहली इंफॉर्मेशन k की वैल्यू निकालने के लिए है। तो जो कर्व आपको मिला बहुत सुंदर, बहुत सुशील, x² + 2x + 4y + 3 = 0, ये कर्व हमको मिल गया। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस टेंजेंट एंड ऑर्डिनेट x = -1। ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये वैसे अगर इस कर्व को हम देखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1/4 × x² + 2x + 3। पैराबोला कर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप पैराबोला बना सकते हैं। आइए इस पैराबोला को बनाने की कोशिश करें। x² + 2x + 3, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² -4ac, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमेशा ऊपर हवा में उड़ता हुआ, तो इसका कर्व अगर हम बनाना चाहें तो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो जमीन के अंदर गड़ा रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नीचे ही पड़ा रहेगा। इसका वर्टेक्स आ जाएगा -b/2 है तो -b/2 है तो -2/2 -1, तो वर्टेक्स इसका कहीं -1 पर आएगा। ये कर्व ऐसा पड़ा रहेगा, ये ऐसा मुंह नीचे की ओर, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है। कर्व बड़ा सिंपल सा है, रेफरेंस के लिए बना दिया गया है। आइए आगे देखें, आगे कौन सा एरिया निकालना है।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस टेंजेंट एंड ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू -1। यहां पर कहीं पर दिस टेंजेंट का मतलब जहां पर एब्सिसा 3 है तो ये वो पॉइंट है जहां पर एब्सिसा 3 है। ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 के ऑर्डिनेट का मतलब होता है एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब हमेशा होता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और यहां पर टेंजेंट खींच देंगे, यहां जो टेंजेंट निकल के आएगी वो ऐसी निकल के आएगी। यस, और ये ऑर्डिनेट हो गया। ये ऑर्डिनेट को पूरा बना दूं मैं, ये ऑर्डिनेट हो गया। ऑर्डिनेट शब्द का मतलब है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो बोलता है फाइंड द एरिया बिटवीन बाउंडेड बाय कर्व दिस टेंजेंट एंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो इन तीनों द्वारा बाउंडेड चाहिए। तो आइए इन तीनों द्वारा बाउंडेड ये हो गया एरिया। ये एरिया, आइए देखो ये एरिया निकलेगा कैसे। ये एरिया कैसे निकलेगा? पूरे टाइम टेंजेंट ऊपर है, पूरे टाइम कर्व नीचे है, लेकिन x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, -1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है। तो हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6, 6 + 3 9, 9 9 18, -18/4, -9/2। अच्छा, स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -2। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y + 9/2 इज इक्वल टू -2 इंटू x - 3। तो ये आ गया। y कोऑर्डिनेट निकाल लें अपन, तो उतना ही करना है, -9/2 और -2x + 3 प्लस ये आ गया। तो आइए एरिया बाउंडेड जो है बड़े आराम से -1 से 3 तक। ऊपर वाला कौन है? लाइन है, तो -9/2 -2x + 6। माइनस नीचे वाला कर्व है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4 x² + 2x + 3 dx। तो ये निकल के आ गया अपने पास एरिया। कॉपी कर लीजिए। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं, और सब बच्चे इस क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। लल्लू सा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है इसमें। ओके, an be the area bounded by the curve 10 x = 0 y = 0 x = π/4। तो यहां पर देखिए क्या कहता है, 10 की पावर x की पावर n, ये कुछ ग्राफ ऐसा ही रहेगा। यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा π/2, x = 0 y = 0 x = π/4। ये रहा x = 0 लाइन, ये रहा x = π/4 लाइन, ये रहा y = 0 लाइन। तो ये है एरिया बाउंडेड। तो जो an है, an और कुछ नहीं है, वो इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 की पावर nx dx है। किसके बराबर है? सॉरी, 10 की पावर nx dx है। ये an की उसने डेफिनेशन दे दी। an = 0 से π/4 10 की पावर nx dx। ये आपका x = 0 है, ये आपका x = π/4 है, ये आपका y = 0 है, और ये y = 10 की पावर nx है। तो उसने एरिया बाउंडेड अपने से पूछा, तो ये an की वैल्यू आ गई। अब बोलता है सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि an + an - 2 इसके बराबर है। चलिए इसी सिद्धि से आगे बढ़ते हैं, इसी सिद्धि से आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। an + an - 2, अगर an + an - 2 की बात करें तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 की पावर nx प्लस an - 2 का मतलब 10 की पावर n - 2x dx। यहां से करना कुछ भी नहीं है, आप लोग मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। 10 की पावर n - 2x को कॉमन ले लें, तो यहां पर आपके पास 10² x + 1 dx आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये आ गया 0 से π/4, 10 की पावर n - 2, तो हम ऑलरेडी कॉमन लेके बैठे हुए हैं। 1 + 10² x sec² x हो गया। अरे sec² x, तो मजे आ गए भाई साहब। तो करना कुछ नहीं है, 10x को t रख दीजिए, तो क्लियरली sec² x dx विल बिकम dt। sec² x dx dt निकल के आ गया। तो ये
यहां पर ये चीज बन जाएगी 0 से 1 t की पावर n-2 dt, जिसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर n-1 अपॉन n-1 0 से 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n-1। तो हमने एक चीज बड़े आराम से प्रूव कर ली कि an प्लस an-2 इज 1 अपॉन n-1। ये पहली चीज हमारी प्रूव हो गई। एंड डिड्यूस दैट, और ये कुछ खतरनाक सी चीज डिड्यूस करनी है। जो चीज डिड्यूस करनी है उस पर जरा आंखें गड़ाइए, निगाहों से वार कीजिए, देखिए इसको, ये देखिए जो चीज हमको डिड्यूस करनी है बहुत बर्बाद है, बहुत बेकार है। चलिए अच्छा, यहां पर आज मैं आप लोगों को दिल की बात कहने जा रहा हूं। अगर 0 से x π/4 के बीच में है तो tan x 0 से 1 के बीच में होता है। अगर कोई चीज 0 से 1 के बीच में होती है, अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होता है तो उसकी बड़ी पावर और छोटी होगी। जैसे कोई नंबर है a, अगर वो 0 से 1 के बीच में है तो a² a से छोटा, a³ a², जितनी बड़ी पावर चढ़ाओगे और छोटा होता जाता है। अब आप बोलोगे अरे गुरुजी तो गजब कांड कर दिया आपने, तो मैं बोलूंगा कि tan की पावर nx जो होगा वो n-1, वो tan की पावर n+2 से छोटा होगा, और ये tan की पावर n-2 से बड़ा होगा, है ना। गलत सिंबल लगा दिया है, चिन्ह गलत लग गया है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ऐसा समझ लीजिए। ये चीज tan की पावर n-2x और tan की पावर nx, tan की पावर n+2x, ये ऐसा होता है इन दोनों के बीच में। ये एक परम सत्य है, ये एक ब्रह्मांडिक सत्य है, ये आ गया। अब ध्यान देखिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan की पावर n-2x dx, ये इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan की पावर nx dx, ये इंटीग्रेशन 0 से π/4, बोर्ड की कोई चिंता ही नहीं है, अनंत बोर्ड है हमारे पास, tan की पावर n+2x dx, ये आ गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो an है वो an+2 से बड़ा है और an-2 से छोटा है। तीनों में an जोड़ दें, क्या जोड़ दें, an जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, an-2 an+an, और यहां पर an+an+। अब ये जो खतरनाक सी आइडेंटिटी हमने प्रूव की है, इस खतरनाक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए। an+an-2 1 अपॉन n-1, ये 2an आ जाएगा, और an+an+2 1 अपॉन n+1 आ जाएगा। तो यहां से देखिए, मैं अब यहां लिख देता हूं, इसको ऐसे उल्टा करके लिख रहा हूं, यानी 1 अपॉन n+1 इज लेस देन 2an इज लेस देन 1 अपॉन n-1। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन 2n+2 इज लेस देन an इज लेस देन 1 अपॉन 2n-। देखो यही चीज प्रूव करनी थी शायद, 1 अपॉन 2n+2 इज लेस देन an लेस देन, कहना ही पड़ेगा मुझे, हैंस पार्टी। हाँ,